हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम बीपीएससी प्री के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 38 से लेकर 68वीं तक, वो सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और इसमें आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास का क्वेश्चन। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। और 69वीं बीपीएससी जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं उनके लिए यह एक रास्ता जो है दिखाता भी है। ये आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किस ढांचा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी का एक जो है रूपरेखा कहिए आप तैयार मिलता है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज मध्यकालीन भारत का इतिहास का क्वेश्चन करेंगे। और इसमें टोटल 100 प्लस क्वेश्चन हैं, तो एक एक करके हम करते हैं। इसके बाद जो है आपको आधुनिक में भी करेंगे, आधुनिक का 500 प्लस क्वेश्चन है। और प्राचीन का भी करेंगे, उसमें भी 180 प्लस क्वेश्चन है। तो पहले मध्यकालीन करते हैं और इसके बाद जो है हम प्राचीन और आधुनिक भारत का इतिहास जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। देखिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलामों का गुलाम कहा जाने वाला इल्तुतमिश था, क्योंकि इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन का गुलाम था। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो बी नंबर इसका उत्तर देख सकते हैं, 2 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 ईस्वी तक रहा और वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था और काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और उसकी जो है सभी शिक्षाओं से उसे पूर्ण करवाया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध भी हो गया। और बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। इसलिए जो है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि गौरी का गुलाम जो है कुतुबुद्दीन हुआ और कुतुबुद्दीन का गुलाम इल्तुतमिश होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको खरीद लेता है, गजनी लाया गया और गौरी इसको खरीदता है। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर ए आखूर के पद पर पदोन्नत किया। ये भी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है और वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता, इसकी राजधानी जो थी वह लाहौर थी। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। यद्यपि उसने अपने राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात 1206 ईस्वी में कराया था और ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही अपने आप को वो संतुष्ट रखता है। और गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक जो है 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिलती है। अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, तो अभी तो आपने पढ़ा कि कहाँ थी, तो लाहौर थी। अगला, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। और यहाँ पर देखें तो अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। और
फरिश्ता ने लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने योग का एवक पुकारते थे। और इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी, जो आपने ऊपर पढ़ा कि कुरान अच्छे से ये पढ़ता था बचपन से ही। और एवक जो है साहित्य से अनुराग था एवक को, और स्थापत्य कला में भी उसकी रुचि थी। तात्कालिक विद्वान हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने एवक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना की। एवक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली में क्या तो कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में क्या तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो अभी तो आपने पढ़ा कि इल्तुतमिश के द्वारा, ये इसका दामाद भी था और इसके बाद राजा भी बनता है। अगला देखेंगे कि शासक यहाँ पर जो है शासक इल्तुतमिश बनता है। इसके बाद अब देखिए भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। गौरी की विजयों के बाद देखें तो शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद शाम मतलब मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी अख्ता या इख्ता मतलब प्रांत प्रदान किया था और 1192 से 1206 तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया। अगला क्वेश्चन देखें तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन। तो ये बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी देखिए मोहम्मद गोरी के साथ एक साधारण दास इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। यहाँ से पूछा भी जाता है कि ओदंतपुरी पर कब्जा करने वाला कौन, तो यही बख्तियार खिलजी था। उसने 1198 से 1203 के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया और उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट किया और राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखें तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन। तो यही इब्न बख्तियार खिलजी ही था। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। देखिए इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए रिपीट है क्वेश्चन कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण, पहला विवरण जो है कहाँ से प्राप्त, तो तबकात ए नासरी से मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नालंदा बिहार का विध्वंस करने वाला कौन, तो यही बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था तो ये इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है। और यहाँ पर आपको ये 67वें में पूछा गया। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की और इस सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया। अगला क्वेश्चन देखें तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था, तो ये मलिक जानी था। इल्तुतमिश के द्वारा मलिक जानी यहाँ पर जो है मलिक जानी
सूबेदार के रूप में नियुक्त किए गए थे। याद रखना है कि इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियाँ में तेलियागढ़ के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया और एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? तो ये शब्द कहने वाला जियाउद्दीन बर्नी था। बी नंबर इसका उत्तर होगा। देखिए, बलबन के बारे में जियाउद्दीन बर्नी यह कहता है कि राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। ध्यानतब है कि बलबन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुलाम वंश का एक शासक था। उसने लौह एवं रक्त मतलब रक्त एवं लौह की नीति भी अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखें तो भारत के एकीकरण 13 नंबर है। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह बात कही? तो यह अकबर था। कौन था? अकबर। सी नंबर उत्तर होगा। अकबर के बारे में इन्होंने कहा कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन दिल्ली पर प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म और राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसके? तो A.L. श्रीवास्तव के ये शब्द थे। देखिए, A.L. श्रीवास्तव अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के रूप में इसको प्रतिपादित किया था? तो यह अलाउद्दीन था, बलबन था, ऐबक और इल्तुतमिश। तो ये बलबन ही था। बलबन ने यहाँ पर कहा कि बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांतों को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। इसके अनुसार जो है सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब नियाबत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है, पैगंबर के बाद। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खान से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ये अपने पुत्र से कहा था। अगला क्वेश्चन देखें तो किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो आपने पहले भी पढ़ा कि यह बलबन था। देखिए, इसके बारे में आपको याद रखना है कि बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत दो मुख्य विशेषताएं। प्रथम विशेषता कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरा विशेषता कि सुल्तान का निरंकुश होना क्या है? आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी का ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के बाद मतलब पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके
कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तुगलिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो ये बलबन ही था, बलबन के ही शासनकाल में। तुगलिल खां ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीन खां की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगलिल खान भाग गया। अगला क्वेश्चन देखें तो जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। तो ये जो है शब्द अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है के लिए कहा गया है। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन या अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है और अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। और इस संदर्भ में अपनी नीति का व्याख्यान करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य के लिए भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए उपयुक्त समझता, उसी को करने की आज्ञा देता। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनर्जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। यह अलाउद्दीन खिलजी की बात जो है पूछी जाती है। इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमनीन बताया और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया और अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अगला क्वेश्चन देखें तो इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो अभी तक आपने पढ़ा यह अलाउद्दीन भी था और यहाँ पर पढ़ेंगे तो बलबन भी था। तो उत्तर तो एक से अधिक होगा। देखिए दिया गया है कि सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया, किसी भी सुल्तान ने। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त किया था, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से में तो स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी मुबारक खिलजी। इस तरह उसे खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। तो यहाँ पर देखिए खलीफा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विरोध करने वाला कौन था? तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। उत्तर में तो ऐसे कोई भी है ही नहीं और उत्तर क्या होगा? तो उत्तर यहाँ पर मुबारक खिलजी होता, जो कि मुबारक खिलजी के नाम से ऑप्शन है नहीं, तो ई हो जाएगा। और सभी ने बात मानी थी लेकिन कोई शासन किया नहीं था, ऐसे करके विरोध किया था तो मुबारक खिलजी ही किया था। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु होती है? तो ये जफर खान था। कौन था? तो जफर खान। देखिए अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो यह कौन था? तो ये था आपको शेर
खान। देखिए यहाँ पर कि बंगाल अभियान के समय शेर खान हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने पर को दिया जाए। तो यहाँ पर हुमायूं को प्रस्ताव दिया गया कि बिहार जो है हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए, साथ ही 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि भी देगा लेकर। तो ये शेर खां था। अगला क्वेश्चन देखें तो रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह था नाम। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत से है और इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सेवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख कर अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सेवा से की थी। संभाव्यता यह है कि इसी आधार को बनाकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अगला क्वेश्चन देखें, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव था। 2 बार देख सकते हैं, बीपीएससी पूछ चुका है। यहाँ पर देखिए आलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये था अलाउद्दीन के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क मतलब राज्य द्वारा संपत्ति, इनाम या इंदरात, पेंशनें तथा वक्फ मतलब धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि यादी के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अगला क्वेश्चन देखें तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है करवाया जाता है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। उसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर से किया गया था द्वारा हुआ था और यह जो है 1311 में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की मकबरे की तरह उसने जो है इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा जिसकी छत पर एक गुंबद है और उसकी चारों ओर दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार भी। अगला क्वेश्चन देखें तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, देखिए फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण यह प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, उनकी जो भी पैदावार होती थी, अपने पैदावार का 1/10वां भाग जो है यहाँ पर सरकार को देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन देखें तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो ये एक खैतानी अस्पताल था। दार उल सफ़ा एक अस्पताल था। यहाँ पर याद रखना है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक ही था। उसने दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की जिसमें जो है कुशल हकीम भी रखे। हकीम मतलब डॉक्टर। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो ये भी फिरोज तुगलक ही था। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार
के कार्य की नियुक्ति के लिए एक दफ्तर मतलब रोजगार दफ्तर खोलकर जो है तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास भी किया। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज तुगलक था। कौन था? तो फिरोज तुगलक ही था। देखिए, फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए पृथक विभाग था, दीवान एवं बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये भी फिरोज तुगलक ही था, फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। अगला क्वेश्चन देखें तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आता है? तो ये देवराय सेकेंड के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आता है। याद रखना कि फारसी राजा राजपूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय जो इनका काल है 1422 से 46 के शासनकाल में विजयनगर आया था और उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन मज्म उल बहरीन में देवराय सेकंड के शासनकाल का वर्णन किया। अगला क्वेश्चन देखें, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित होता है? तो ये होता है सैयद वंश का। देखिए, सैयद वंश तैमूर के आक्रमण 1398 में तुगलक शासक को कमजोर कर दिया और 1412 में नासुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत होता है। और 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली के सुल्तान बन चुना था और परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिलजी खां ने पराजित कर दिया और वहाँ तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में दिल्ली पर अधिकार कर एक नए सैयद वंश की नींव डाली गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? वह था सिकंदर लोदी। देखिए 17 जुलाई 1489 को निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठता निजाम खान, ठीक है, और वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और उसने अपनी राजधानी बनाई। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना राज ए सिकंदरी, देख लीजिए गज ए सिकंदरी, नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ की गई थी और ये सिकंदर लोदी ही था। और उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान होता था। उसके समय उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बड़ा शौकीन था और गुल रुखी उपनाम से कविता भी लिखता था। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम में आपको मिलेंगे क्वेश्चन। अगला देखें तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन? तो हरिहर बुक्का। ये भी क्वेश्चन जो है 67वीं में पूछा गया। हरिहर बुक्का था विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक। यहाँ पर याद रखना कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया जाता है और इस राज्य की राजधानी हम्पी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला देखेंगे स्थिति। अगला क्वेश्चन कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जो बहमनियों से गोवा को छीना था। तो ये हरिहर द्वितीय था। देखिए 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1407 में सिंहासन पर बैठता है। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज पर आक्रमण किया और किंतु सफल नहीं हुआ और हरिहर द्वितीय
की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य के से बेलगांव व गोवा छीनना था, और वह जो है शिव विरूपाक्ष का उपासक भी था। अगला क्वेश्चन देखें तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के द्वारा साथ। देखिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के कुली सुल्तान जो थे कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, और गोलकुंडा में कुतुब शाही शासन की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल और कोडविंदु यादी के किले को जीत लिया। इसके पश्चात जो है उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय का कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ और कुतुब शाही सेना क्या हुई? पराजित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्थापक की मुख्य विशेषता क्या? तो ये भू राजस्व थी। देखिए, इसका विजयनगर राज्य के विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि तथा भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था, और उपज का 1/6 भाग भूमि के कर के रूप में वसूल किए जाते थे। शेष मतलब भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग में 98 मतलब अस्थवन और अथवन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये हम्पी में मिलता है। कहाँ? हम्पी में। देखिए, हम्पी के खंडर में वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की राजधानी प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे। विजयनगर जो है काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर की सूची में भी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखें तो दीवान ए अर्ज संबंधित किससे? तो ये था रक्षा विभाग से। दीवान ए आरिज। देखिए, दीवान ए आरिज जो था, दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था, और इस विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। अगला देखेंगे, शिवाजी की राजधानी कहाँ? तो ये रायगढ़ थी। कहाँ पर? रायगढ़। देखिए, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। अगला क्वेश्चन देखें, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन? तो ये अलाउद्दीन हसन था। देखिए, अलाउद्दीन हसन दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। जफर खान हसन गंगू, जो कि 1347 से 1358 के नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। पहला देखेंगे तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत जो है एक शासक था। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने के जो है कि कई नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर जाम्बी प्रथा किससे संबंधित? तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित। ए नंबर इसका उत्तर होगा। देखिए, मराठा काल में सर जामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित। इस काल में मराठा जागीरदारों को सर जामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन देखें तो 43 नंबर की निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता? तो यहाँ पर 1, 2,
1, 3, 4 उत्तर में है। देखिए खराज है, उसर है और मुक्तई है। यहाँ पर आपको याद रखना है डी नंबर उत्तर है। देखिए खराज, उसर और मुक्तई भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करता है, और जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, और शेष भाग जो है 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और 1/5 भाग जो है सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गरे हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। अगला क्वेश्चन, तो किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, उसने जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पर जो है पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारण किया था। यद्यपि इस प्रश्न में सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा क्या मानता है? सी मानता होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये थे आपको सोहरावर्दी संप्रदाय के। यहाँ पर याद रखना है कि भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1262 से 1262 से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलाउद्दीन सुर्खयादी हुए थे। इस संप्रदाय के संत सुख में जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। अगला क्वेश्चन देखें, तो इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो यहाँ पर देखिए दिया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर याद रखना इस्लाम शाह था जो शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में होती है। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 यहाँ पर जो है इकाइयों में विभाजित किया। संभवतः शेर शाह के समय में भी जो है विभाजन की यह प्रक्रिया प्रचलित थी, तो इसलिए जो है इसका उत्तर ई, शेर शाह और इस्लाम शाह, तो 2 इसमें उत्तर है, तो ई इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जवाबित का संबंधित किससे? तो ये राज कानून से। देखिए जवाबित का संबंध राज कानून से था। अगला क्वेश्चन कि सल्तनत काल के सिक्के, टका, सर, गनी और जीतल किन धातुओं से? तो चांदी और तांबा से। ठीक है, देखिए यहाँ पर याद रखना है कि सल्तनत काल में टका चांदी एवं जो जीतल होते थे तांबे से बनता होता था, और ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित हुए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था, ससगनी भी क्या था? चांदी का ही सिक्का था, और टाका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। अगला कि भारत में कागज का प्रयोग, तो यह होता है 12वीं सदी में। देखिए विश्व में जो है सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में होता है, और भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में होता है। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया इसमें, और जिसका शीर्षक पंच रक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण भी है। अगला क्वेश्चन, तबकात-ए-नासरी के लेखक कौन? तो तबकात-ए-नासरी मिन्हाज-ए-सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया, और यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, और इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिन्हाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। अगला क्वेश्चन कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे जो है उसके भक्त समझते
थे। देखिए, भक्ति आंदोलन में संतों का आचार बहुत ऊँचा था। उसने बहुत से देशों का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने दिल्ली, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं को की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने जो है उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके जो है उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन देखें तो मोहम्मद गोरी जो है गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था। तो देखिए, मोहम्मद गोरी जो है गुजरात के चालुक्य 1191। यहाँ पर याद रखना है कि 1191, 1185, 1178, तो ये 1178 इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें 1178 डी नंबर उत्तर होगा। देखिए, मोहम्मद गोरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है और इस समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज सेकंड था। उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा। साथ में उसकी माता नायिका देवी भी थी। माउंट आबू पर्वत के पास काशहद के मैदान में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार थी। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 68वीं में। तो ये था पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि टीपू सुल्तान मराठा, ये गलत है। ठीक है। और पानीपत का प्रथम बाबर और इब्राहिम के बीच में, हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है बाबर और किसके, इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी जाती है। देखेंगे पानीपत का, यहाँ पर पानीपत का द्वितीय प्रथम है, द्वितीय है। तो देखिए, पानीपत का द्वितीय जो है युद्ध लड़ा जाता है हेमू के साथ। प्रथम जो है लड़ा जाता है बाबर और इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1556। ये इब्राहिम लोदी। और हल्दी घाटी का तो आप जान ही रहे हैं कि यह 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। और द्वितीय जब पानीपत का युद्ध होता है वो होता है 1556 में, नवंबर 1556, हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू के नाम से जानते हैं और अकबर के बीच में। तो ये तीसरा जो है आप जानते हैं कि 1761 में होता है, मराठा के बीच में होता है। यहाँ पर आपको जो द्वितीय था वो क्या होगा, गलत, यहाँ पर मिलान था। अगला देखेंगे कि यहाँ पर 54 नंबर के दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया गया। तो ये गांव के सरपंच के लिए किए गए जो शब्द थे। देखिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान खोखता एवं मुकद्दम या चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग किए जाते थे जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्रित करने का भी काम करते थे। अगला क्वेश्चन देखें, तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अरनामा अपने विश्वसनीय माना जाता है, इसके द्वारा लिखा गया, मतलब किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखे गए। ये 68वीं बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि तबकात ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई। मुगल कालीन इतिहास को जानने के लिए साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका। अगला क्वेश्चन कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो ये कृष्ण देव राय था। देखिए, यहाँ पर याद रखना, कृष्ण देव राय 1509 से लेकर 1929 तक। और विजयनगर साम्राज्य में तुलुव वंश का शासक था और इसे विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता था। कृष्ण देव राय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागालंबपुरम, जिसे वर्तमान में नागालपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया। तो ये मलिक काफूर ही था, मलिक काफूर। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त करता है और होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी और वहाँ का शासक वीर बल्लाल जो है ठड था। दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। अगला क्वेश्चन, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता
का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो ये लेहरा के रूप में जाना जाता है, लेहरा। देखिए, इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को प्रांत का रहने वाला था, जो मोहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली आया था, और इसने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा रेहला मतलब रेहला नामक पुस्तक में लिखता है। उसने जो है मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों की भी आलोचना करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा जो है जामा मस्जिद का कौन सा द्वार बनाता है? यहाँ पर याद रखना है, ये 59 नंबर है, और इसका उत्तर अगर हम देखें तो एक से अधिक पश्चिमी है, पूर्वी है, उत्तरी और दक्षिणी है। तो यहाँ पर याद रखना है कि एक से अधिक नहीं है, बल्कि तीसरा नंबर उत्तर होगा। एक से अधिक भी है, तो ई नंबर में उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, तो ये दक्षिणी है। फतेहपुर सिकरी स्थित जो है बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद के कौन सा? तो दक्षिणी द्वार। यहाँ पर याद रखना है कि फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार बनाता है। फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी ही। अलाउद्दीन खिलजी को इनने भेंट करने से इनकार कर दिया। देखिए कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, जो कि एक के बाद एक सत्ताहीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने के प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया ना तो सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उसने मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वार से आएगा तो मैं दूसरे के द्वार से बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे, महबूब ए इलाही। अगला क्वेश्चन, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था, और जायसी की पद्मावत और अखाड़ा बट और आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान भी है। अगला देखें तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण, तो यहाँ पर उसकी कुशल जो थी सैन्य कुशलता थी, उसकी सैन्य कुशलता। देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें उसने सैन्य कुशलता के बल पर विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी की संख्या से काफ़ी कम थी, लेकिन तब पर भी फिर भी उसने कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री का वरण किया था, उसका वरण किया गया। और जो है इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि अनुभवहीन व्यक्ति था। कौन? तो लोदी अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो ये तुर्की भाषा में लिखी जाती है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। देखिए, मुगल साम्राज्य के आधारशिला रखने वाले जहूउद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं का एक ग्रंथ में स्वयं लिखा, जिसे जो है तुजुक बाबरी कहते हैं, और किताब जो है तुर्की भाषा में लिखी गई, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। फारसी जो था वह मुगल साम्राज्य की राजभाषा थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब करता है? तो 1532 ईस्वी में। 1532 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में करता है, और इस किले को 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद जो है शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किसने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये था हाजी बेगम। देखिए, हाजी बेगम ने अपनी पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीनपना में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मिर्जा गियास मतलब ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह जो है भारत का पहला गुंबद वाला मकबरा था। इस मकबरे के जो है पारिता एक वाक्य की रचना भी हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा किया गया? तो गुलबदम बेगम के द्वारा की जाती है। देखिए, बाबर की शहजादी गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, और यह जो फारसी भाषा में। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राजकाल के विषय में जिस
जिससे कुछ भी स्मरण हो वह उसे उल्लेखबद्ध करके उनकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः जो है उनके अनेक लोगों द्वारा जो है अतः उन्हें उनके जो है अनेक लोगों से इतिहास लिखना प्रारंभ करता, अनेक लोग ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया और गुलबदन ने हुमायूंनामा की रचना भी इसी के आदेशानुसार करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार कई सही क्रम हम देखेंगे कौन सा है। तो सबसे पहले है देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। देखिए हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध देवरा है, चौसा है, कन्नौज और सरहिंद है। 1532 ईस्वी में गोमती के तट पर स्थित जो है दोरा या देवरा नामक युद्ध अफगान विद्रोहियों को परास्त करता है। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया था और इसी युद्ध में निजाम नामक भिष्टी ने हुमायूं की जान भी बचाई थी। और हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेरशाह था की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों वृद्धि होती है। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज का बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा तथा विवश होकर निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। उसके बाद जो है ये लौट कर आता है, जो कि 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध होता है और इसमें जो है हुमायूं को पुनः एक बार विजय मिलता है और पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर की, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि जो है अपनी उपाधि अपनाई थी और उस उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये शेरशाह सूरी ही था। देखिए शेरशाह सूरी ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी के हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह की उन्होंने उपाधि धारण की और अपने नाम की खुतबा भी पढ़वाया, सिक्का भी चलवाया। अगला क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर? सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? बिहार में है। ये याद रखना कि शेरशाह मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना कालिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हुई थी। मतलब ये जो है अपने शासनकाल में ही बनवाया था। कौन? तो ये मकबरा शेरशाह ने। कालिंजर में इनकी 1545 में घायल होते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है, बम फेंकता है और इनका हाथ जो है क्या होते हैं, हाथ फट जाता है बगल में ही और घायल हो जाते हैं और मृत्यु हो जाती है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 70 नंबर की, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन? तो ये हकीम खान थे। हकीम खान। देखिए हल्दी घाटी की युद्ध 1576 में महाराणा जो है प्रताप और मुगल सेनापति मानसी के एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया और राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना में अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान शूट कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा के मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। कौन? महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो ये अकबर के द्वारा किया गया। डी नंबर इसका उत्तर होगा। देखिए मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्यान उनका प्रांतीय शासक, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह जो है उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप भी बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने जो है सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का भी प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों से उपरोक्त चारों बिंदुओं में सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था तो 1576 में मिलाया था। 1572 देखेंगे, 1572 में सुलेमान का रानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठता है। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित कर दिया और उसके बाद जो है किया और 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया और पराजित होने
के बाद दाऊद खां बंगाल भाग गया और किंतु 12 मार्च 1576 में टोडरमल, मुजफ्फर खान और हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पुनः पराजित किया और इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है? तो ये अकबर के शासनकाल में होता है। दिसंबर 1599 ईस्वी में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गई और इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया और इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया और इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसी दौरान भारत का बादशाह जो है कौन थे? तो 1556 से लेकर 1605 तक अकबर थे। अगला देखेंगे क्वेश्चन की आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा जाता है। आईने अकबरी के अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल थे और इनके द्वारा जो अकबरनामा के 3 भागों में तीसरा भाग था जिसमें जो है अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत मिलता है। अगला देखें वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन है कि इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसके द्वारा बनवाया गया? तो यह नूरजहां के द्वारा बनवाया गया। देखेंगे तो इत्माद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत, यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्ता ड्यूरा संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जो जरावट होती थी वो शैली का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राचीन कार्य मतलब पित्ता ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित? तो यह है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखिएगा 2 बार क्वेश्चन जो है 66 और 66 दो बार जो है क्वेश्चन पूछे गए। देखिए पच्चीकारी या प्राचीन काली या पित्ता ड्यूरा ये जो है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित और ध्यानतव्य है कि भारत में पित्ता ड्यूरा नामक जराव कार्य सर्वप्रथम इत्माद-उद-दौला के मकबरे में किया गया था और इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन की मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ? तो यह लगान निर्धारण का तरीका होता था। देखिए मध्यकाल में बटाई का तात्पर्य जो है लगान निर्धारण का एक पद्धति था और जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 जो है प्रणालियाँ अपनाई। पहला नस्क या मुक्ताई अथवा कन्नकूट, दूसरा नकदी तथा जब्ती तथा तीसरा गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी। पहला खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई, ये 3 प्रकार के बटाई थे। अगला क्वेश्चन कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो ये था हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार जो है निगार खाना, जबकि अनु मनुचा की पुस्तक था क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर ए रेजन के अनुसार तस्वीर खाना, ठीक है। और इसके बाद जो है ये बनवाया गया जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोकसभा ने इसका उत्तर जो है बी माना, ठीक है। बी माना मतलब कि अकबर था और यह होगा ए। अगला देखेंगे कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल रहमत और मंसूर और है मीर सैयद अली और अबुल हसन, इनके द्वारा किसी के द्वारा नहीं है। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि अकबर ने अपने ग्रंथों को चित्रित करवाया था। उसमें जो है सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है और यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण होता है। बदायूनी और शाह नवाज खान के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे और पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुल रहमत की देखरेख में इसका जो है
देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र। यह जो है ग्रंथ फारसी नायक अमीर हजमा, जो कि हमजा मोहम्मद साहब के चाचा थे, के वीरतापूर्वक कारनामों का उल्लेख था। इसलिए बी और सी दो विकल्प इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ, तो यह अकबर के दरबार में बी नंबर होता है। अगला देखें, अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकार का प्रदर्शन पुर्तगालियों माध्यम से होता है, और जिसमें मुगल चित्रकारों के ने दो विशेषताएं ग्रहण की थी। पहला कि विशेष जो है व्यक्ति विशेष का चित्रण, और दूसरा चित्र में आगे दिखने वाले वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकार का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला की शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन के एक रूपीय चित्रकार था। अकबर के समय में जो है दशवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण जो है काल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किसको स्वर्ण काल कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल समाज का राज दरबारी था, तो ये था अकबर का। देखिए, दशवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार था। दशवंत जो एक कहार का बेटा था, ये कहार का बेटा था कि काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। दशवंत था, बसावन था, केशवलाल था, मुकुंद था, मिस्किन था, फारूक और कलम था, माधव था, जगन्नाथ था, महेश था और खेमकरण था, तारा और सांबल और हरिवंशी आदि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था, तो ये जहांगीर था। कौन था, तो जहांगीर ही था। देखेंगे तो मुगल चित्रकला जहांगीर में अपने शिखर पर पहुंच गई थी, और जहांगीर चित्रकार का बड़ा कुशल पारखी था। ठीक है, और मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजो को ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो ये थी अकबर की। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल या जब्ती खसरे की जो है तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही जो है प्रणाली प्रचलित थी। इसके जो है अतिरिक्त अकबर के समय कानकूत तथा आईने दहशाला जैसी अन्य भू राजस्व प्रणालियां भी प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, तो ये विलियम फिंच के द्वारा। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पर विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे, और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किए। अगला क्वेश्चन कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध कौन था, तो ये था सुल्तान जैनुल आबिदीन। डी नंबर इसका उत्तर होगा। देखिए, इनके बारे में कहा गया कि अकबर के समान धर्म सहिष्णु तथा सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन जो को कश्मीर का अकबर कहा जाता था, और इसके जो है उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वेदों का संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है कि 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसके द्वारा, तो यह जो है जहांगीर के द्वारा लगाई गई, शुरू की गई। देखिए, 2 अस्पा और सी अस्पा तथा प्रथा जो है जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत जो है बिना जात पद
बड़ाई ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। 2 अस्पा इसमें जो है मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे और सी अस्पा में इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। अगला क्वेश्चन है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी, तो ये था कंधार। कंधार इसका जड़ था। देखिए कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक का ईरान के शेरशाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। अगला क्वेश्चन देखें तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने, तो ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया। देखिए अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नगर जो है नामक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की तथा जो है वहाँ अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण और उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद ने के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध और इसका निर्माण जो है 1639 का निर्माण कार्य 1639 में प्रारंभ हुआ तथा 9 साल में यह पूर्ण होता है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम जो है लाहौरी दरवाजा तथा दक्षिणी द्वार जो है उसको दिल्ली दरवाजा के नाम से जानते हैं। पश्चिम के द्वार को लाहौरी, दक्षिण के द्वार को दिल्ली। यह सुंदरता तथा सौभाग्य में अनोखा और यह संभवतः विश्व में भी अतुल्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग के नाम से कहा है, तो ये स्मिथ थे या कोई और थे, तो ये थे एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा कि इसी नंबर उत्तर है शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्य युगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल जो है कला में भी वास्तु कला की दृष्टि से सत्य माना जा सकता है कि जे.एन. सरकार और वी.एन. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। एस.आर. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है, तो दारुल इस्लाम इसका अर्थ। देखिए इस औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति साहसिक लाभ के लिए के किसी विचार से प्रभावित नहीं था। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, ये कहा था। या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों मतलब कि दाऊद हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध मतलब जिहाद करना चाहिए, ये औरंगजेब के द्वारा कहा गया। और जब तक कि वे इस्लाम के राज मतलब दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तन नहीं हो जाती, ये परिवर्तित मतलब करना चाहता था। अगला देखेंगे पटना में सिख गुरु का जन्म, तो यह होता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। देखिए गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु थे। इनका 1666 में बिहार और पटना में होता है और इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नादेर महाराष्ट्र में होती है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह जो है मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो ये था लोक आचरण का अधिकारी। देखिए मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षक विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मंदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध कर दिया था और वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया था और उसका नाम शैतानपुरी रखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है, तो ये करता है विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। देखिए यहाँ पर मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि मदद ए मांस कहा जाता था। इसे संयूल गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि निरीक्षण सद्र
करता था और सत्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत से रहती थी। अगला क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन? तो मोहम्मद शाह था। कौन था? तो मोहम्मद शाह था। शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि उसके काल में ही नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। और समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये और कई हजार अशरफियाँ और 1 करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली के दाखिल होने से नहीं होने दिया, दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? तो ये शाह आलम द्वितीय था। देखिए, शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल 1759 से 1759 से 1806 ईस्वी तक। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था शाह आलम द्वितीय का। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद वह बिहार में था और यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित किया गया और किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक खाली रहा। 1772 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका और शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया। दिल्ली पर जो है अधिकार 1803 में शाह आलम द्वितीय के काल में ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन? तो ये राणा रतन सिंह थे। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह। याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत, जिसमें जो है जिसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरी ने सुलेमान और रानी सेवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन के ये समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सेवा से की थी और इसी के आधार को मानकर जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी जो है बनती है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह में मुख्य काजी का? तो ये मुख्य न्यायाधीश, काजी मतलब न्यायाधीश। देखिए, मुख्य काजी जो है उल कुजात या प्रधान काजी था और जो है यह न्याय विभाग का प्रमुख भी होता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक? तो ये बाबर था। कौन था? तो बाबर। बाबर मुगल वंश का संस्थापक और मुगल शासक वास्तव में तुर्की की ये ताई नामक शाखा के थे। ये तुर्की के ताई नामक शाखा के थे और इसका शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्की का देश तुर्किस्तान था। अगला क्वेश्चन कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन? तो यह जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना करता है। उसने अपने राज्याभिषेक 1290 में केकोबाद द्वारा बनवाए गए अपन किलो खरी मतलब किलू गढ़ी के महल में करवाया था और डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद को आदर्श को अपने सामने रखा। अगला क्वेश्चन है कि 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ पर लड़ा गया? तो ये चौसा में लड़ा गया था। बेलग्राम जो है 40 में लड़ा जाता है, चौसा में। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 शेरशाह सूरी और जो है मुगल शासक हुमायूं के बीच में लड़ी जाती है और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और फरीद उल दीन शेरशाह की उपाधि धारण करता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन होगा कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त होता है? तो 1759 ईस्वी में समाप्त होता है। देखिए, मुगल सम्राट अली गौहर 1759 में बिहार का आक्रमण किया और पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया। ये अली गौहर था और अपना जो है नाम शाह आलम द्वितीय रखा। कौन क्या रखता है? शाह आलम द्वितीय रखता है और इसके समय में जो है ही पानीपत का तृतीय 1761 में और तथा बक्सर का युद्ध 1764 के ईस्वी में होता है। इस प्रकार से मध्यकालीन भारत का जितनी भी 101 क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। अब जो है हम इसको समाप्त किए हैं तो उसके बाद जो है प्राचीन कर देंगे, उसके बाद आधुनिक करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।